रोशनी आधी इधर आधी उधर, एक दिया रखा है दीवारों के बीच। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। अंग्रेजी में एक प्रचलित जुमला है या कहावत है, कह सकते हैं कि बॉस इज ऑलवेज राइट। कई दफ्तरों में, कई ऑफिस में एक पोस्टर भी लगा रहता है जिसमें दो नियमों का उल्लेख रहता है। पहला नियम, बॉस इज ऑलवेज राइट, और दूसरा, व्हेन द बॉस इज रॉन्ग रिफर टू रूल नंबर 1। मतलब बॉस हमेशा सही होता है और अगर कभी वो गलत है तो पहले नियम को ही मान लें। हंसी मजाक से अलग हटें और अगर इस जुमले की व्याख्या करें तो ये समझ में आता है कि अगर किसी संस्था को चलाना है तो वहाँ जो सबसे प्रमुख व्यक्ति है उसका फैसला ही सबके लिए अंतिम फैसला होना चाहिए। इसमें अगर तर्क या बहस की गुंजाइश छोड़ी जाए तो इससे संस्था यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के कामकाज पर असर पड़ सकता है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस में कुछ ऐसा ही देखा जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में तर्क और बहसों के लिए जरूरत से ज्यादा जगह दे दी गई थी, या शायद नई पीढ़ी के नेतृत्व को स्वीकार करने की अनिच्छा पुरानी पीढ़ी के वरिष्ठ कांग्रेसियों में नजर आने लगी थी, जिसका नतीजा कांग्रेस के कामकाज, चुनावों में उसके प्रदर्शन और सबसे बढ़कर कांग्रेस की छवि पर पड़ने लगा था। लेकिन सोनिया गांधी ने एक बार फिर कांग्रेस को डगमगाने से बचाने का बीड़ा उठा लिया है। शनिवार को हुई कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC की बैठक में सोनिया गांधी के एकदम नए तेवर कांग्रेसियों ने देखे। किसी को भी अनुमान नहीं था कि सोनिया गांधी इस तरह तुर्की ब तुर्की G23 के नेताओं को जवाब देंगी और ये बतला देंगी कि कांग्रेस में अब भी उन्हीं की चलती है। गांधी परिवार और कांग्रेस के विरोधियों को सोनिया गांधी के इस तेवर से तकलीफ हो सकती है, लेकिन कांग्रेस की सेहत सुधारने के लिए यह जरूरी था। ऐसा लग रहा है कि अब देश भर के कांग्रेसियों में एक नया जोश भरेगा जो आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के लिए नई उम्मीद ला सकता है। कांग्रेस तो पटरी पर आते हुए दिख रही है, मगर देश हर लिहाज से बेपटरी हो रहा है। खाने पीने के बाद अब बिजली का संकट देश को डरा रहा है। असल मुद्दों को छोड़कर भाजपा अपने विरोधियों से हिसाब किताब सही करने के लिए नए नए मुद्दे उठा रही है। कभी 5 ग्राम नशीला पदार्थ सुर्खियां बटोर रहा है तो कभी हिंदुत्व पर खतरे के नए आंकड़े गढ़े जा रहे हैं। लेकिन अब देश के दूसरे नेता भाजपा को आईना दिखाने में लग गए हैं। तो आज आईने की नजर से इन्हीं पहलुओं को परखेंगे कि किस तरह कांग्रेस नए जोश और नए नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ रही है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस किन रणनीतियों पर काम कर रही है, दूसरी तरफ भाजपा कैसे अपनी गद्दी बचाने में लगी हुई है। लेकिन शुरुआत करते हैं कांग्रेस कार्य समिति की बैठक की खास बातों से। मैं पार्टी की पूर्णकालिक अध्यक्ष हूं और मुझसे बात करने के लिए मीडिया का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। कुछ इन शब्दों के साथ शनिवार को हुई कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC की बैठक में सोनिया गांधी ने G23 गुट के नेताओं को सीधा संदेश और नसीहत दे दी। आप जानते ही हैं कि G23 कांग्रेस के उन नेताओं का समूह था जिसने पिछले कुछ समय से न केवल बगावती तेवर अपना लिए थे, बल्कि मीडिया में इस गुट के नेताओं के बयानों से कांग्रेस नेतृत्व के लिए उलझनें भी खड़ी हो रही थीं। इस गुट में कांग्रेस के कई बड़े नेता जैसे कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा आदि शामिल हैं, जो अपने बयानों से बार बार गांधी परिवार और कांग्रेस के लिए असहज स्थिति बना रहे थे। G23 के नेता लंबे समय से पार्टी के भीतर संगठन चुनाव और पूर्णकालिक अध्यक्ष को लेकर मांग कर रहे थे। G23 ने इस संबंध में एक पत्र सितंबर 2020 में लिखा था, वो भी मीडिया के जरिए ही बाहर आया था। इसके बाद पश्चिम बंगाल और असम में कांग्रेस के अन्य दलों के साथ गठबंधन पर भी इस गुट के नेताओं ने सार्वजनिक तौर पर नाराजगी भरी टिप्पणी की। इसके बाद हाल ही में कपिल सिब्बल ने पंजाब कांग्रेस की आंतरिक कलह पर मीडिया में बयान दिया था कि कांग्रेस में अब कोई निर्वाचित अध्यक्ष नहीं है। हम नहीं जानते कि पार्टी के निर्णय कौन ले रहा है। हम G23 हैं, निश्चित रूप से जी हुजूर 23 नहीं हैं। पार्टी के सामने हम मुद्दों को उठाते रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि ये कभी भी G23 नहीं था, ये हमेशा G23+ रहा है। जाहिर है कि कपिल सिब्बल ये बताना चाह रहे थे कि बगावती नेताओं की संख्या केवल 23 नहीं है, बल्कि उनकी संख्या और ज्यादा है। कपिल सिब्बल द्वारा दिए गए बयानों के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित उनके घर के बाहर प्रदर्शन किया था, जिसकी पी चिदम्बरम और गुलाम नबी आजाद जैसे नेताओं ने आलोचना की थी। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने इस पर ट्वीट करते हुए लिखा था कि कपिल सिब्बल के घर के बाहर हुए हमले और गुंडागर्दी की खबर हैरान करने वाली है। इस तरह का एक्शन पार्टी को बदनाम करता है और ये निंदनीय है। आनंद शर्मा ने यह भी कहा था कि कांग्रेस का इतिहास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का रहा है।
अलग अलग विचार आंतरिक लोकतंत्र की निशानी हैं। असहिष्णुता, हिंसा कांग्रेस के विचारों से अलग है। इसके लिए जो भी जिम्मेदार है उनकी पहचान कर एक्शन लेने की जरूरत है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से अपील है कि वो इस मामले में एक्शन लें। तो मीडिया में दिए गए बयानों और पार्टी की आंतरिक बातों पर सार्वजनिक रूप से की जा रही इन टिप्पणियों से कांग्रेस पर प्रहार करने का यानी हमला बोलने का मौका विरोधियों को मिल रहा था, जिससे कांग्रेस की छवि खराब हो रही थी। इसीलिए शनिवार की बैठक में सोनिया गांधी ने बिना लाग लपेट के दो टूक संदेश दिया कि मुझसे बात करने के लिए मीडिया का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। सोनिया गांधी ने जब से राजनीति में कदम रखा है तब से लेकर आज तक उनके ऐसे तेवर पार्टी के भीतर नहीं देखे गए। हालांकि वो अपने इरादों की कितनी मजबूत हैं, ये बात उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत से दिखाई है। मई 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने सोनिया गांधी का नाम कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए बढ़ा दिया था, लेकिन तब सोनिया गांधी ने इससे साफ इनकार कर दिया, बल्कि राजनीति में न आने का इरादा भी जतलाया था। लेकिन 1996 में नरसिम्हा राव सरकार के जाने के बाद भाजपा नीत एनडीए ने सरकार बनाई। इस वक्त तक कांग्रेस बहुत कमजोर हो चुकी थी। 1997 में सोनिया गांधी ने कांग्रेस की स्थिति देखते हुए उसकी सदस्यता ग्रहण कर ली और 1998 में अध्यक्ष पद संभाला। 2017 तक वो लगातार इस पद पर रहीं, ये एक रिकॉर्ड है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को लगातार मजबूत करने का काम किया। हालांकि विदेशी मूल का मुद्दा न केवल कांग्रेस विरोधी बल्कि कांग्रेस के कुछ नेता भी उठाते रहे। 1999 में शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर ने इसी मुद्दे पर पार्टी छोड़ दी और एनसीपी का गठन किया, लेकिन सोनिया गांधी कांग्रेस को मजबूत करने में लगी रहीं। 1999 में ही सोनिया गांधी ने कर्नाटक के बेल्लारी और यूपी के अमेठी से चुनाव लड़ा और दोनों जगह जीत हासिल की। 2004 के आम चुनावों में एनडीए की जीत को लेकर भाजपा नेता आश्वस्त थे, लेकिन सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने जीत हासिल की और फिर वाम दलों को साथ लेकर यूपीए सरकार का गठन किया। तब उन पर बहुत दबाव बना कि वो पीएम पद संभालें, लेकिन सोनिया गांधी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को ये जिम्मेदारी सौंपी। इस दौरान उन पर सुपर पीएम जैसे कई आरोप लगे, मगर सोनिया गांधी ने कभी तल्खी से कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप काम करती रहीं। 2006 में लाभ का पद का मुद्दा गरमाया तो बेधड़क इस्तीफा देकर फिर से उपचुनाव में मैदान में उतरी और फिर से सांसद बनी। 2009 के आम चुनावों में सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 1991 के बाद पहली बार 200 से ज्यादा सीटें जीती और फिर से सत्ता में वापसी की। यूपीए के 10 सालों के कार्यकाल में मनरेगा, मिड डे मील, आरटीआई जैसे महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। सत्ता और संगठन दोनों को सफलतापूर्वक सोनिया गांधी ने चलाया, लेकिन इस दौरान उन पर भीतर और बाहर दोनों जगहों से कई प्रहार हुए। आप जानते ही हैं कि किस तरह 2011 में अन्ना आंदोलन के जरिए आरएसएस ने यूपीए सरकार को अस्थिर करने के लिए और भाजपा को इसका विकल्प बताने के लिए क्या कुछ नहीं किया। नतीजा ये रहा कि कांग्रेस 2014 में सत्ता से बाहर हो गई। इस बीच राहुल गांधी कांग्रेस में नेतृत्व करने के लिए आगे आए। पहले उपाध्यक्ष पद उन्होंने संभाला, फिर अध्यक्ष बने, लेकिन 2019 के चुनाव में हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने पद से त्याग पत्र दे दिया। आखिरकार सोनिया गांधी को फिर अंतरिम अध्यक्ष यानी कार्यकारी अध्यक्ष बना करके कांग्रेस को संभालने के लिए आगे आना पड़ा। राहुल गांधी अभी न कांग्रेस अध्यक्ष हैं न नेता प्रतिपक्ष हैं, मगर कांग्रेस की तरफ से सत्ता पर सवाल उठाने का मोर्चा उन्होंने ही संभाला हुआ है। अब उनका साथ प्रियंका गांधी भी दे रही हैं। आने वाले वक्त में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का नेतृत्व ही कांग्रेस में दिखेगा, ऐसे आसार बन रहे हैं। अब सोनिया गांधी भी खुलकर विरोधियों और बागियों को जवाब देती दिख रही हैं। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सीडब्ल्यूसी की बैठक में कहा, अगर आप लोगों की सहमति है तो मैं कांग्रेस की पूर्णकालिक अध्यक्ष हूं और आप सभी लोग मुझसे सीधा संवाद कर सकते हैं। किसी को भी मीडिया में जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के संगठन चुनाव 1 नवंबर 2021 से लेकर अक्टूबर 2022 तक पूर्ण होंगे और नए अध्यक्ष का कार्यकाल 2022 से 2027 तक होगा। इस तरह संगठन चुनाव की घोषणा करके सोनिया गांधी ने G23 की बात भी मान ली और साथ ही ये भी संदेश दे दिया कि वो अंतरिम अध्यक्ष नहीं बल्कि फुल टाइम अध्यक्ष हैं। सोनिया गांधी ने सभी को नसीहत दी कि कांग्रेस को फिर से मजबूत करने के लिए आत्मसंयम और अनुशासन की जरूरत है।
एकता और पार्टी के हितों को सर्वोपरि रखने की जरूरत है। इस बीच खबर है कि कुछ वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी से फिर से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभालने का आग्रह किया, तो राहुल गांधी ने कहा कि वो इस बारे में एक बार फिर विचार कर सकते हैं। CWC की बैठक में सोनिया गांधी ने पेट्रोल और डीजल और घरेलू गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों, अर्थव्यवस्था की हालत, किसान आंदोलन, लखीमपुर खीरी कांड और निजीकरण जैसे मुद्दों पर मोदी सरकार की आलोचना की और कहा कि सरकार सब कुछ बेचने पर तुली है। तो सोनिया गांधी के बदलते तेवरों से कांग्रेस में नई जान पड़ गई है, ऐसा नजर आने लगा है। इधर लखीमपुर खीरी घटना पर बीजेपी को घेरने में सफल रही प्रियंका गांधी ने अब PL पुनिया को प्रचार कमेटी का अध्यक्ष बनाकर नया दांव खेला है। PL पुनिया दलित समुदाय से आते हैं। पहले यूपी में ब्राह्मणों और मुस्लिमों के साथ दलित भी कांग्रेस के वोटर हुआ करते थे, लेकिन फिर समीकरण बदल गए और कांग्रेस हाशिए पर चली गई। लेकिन पंजाब में दलित CM चरणजीत सिंह चन्नी, गुजरात में जिग्नेश मेवाणी, उत्तराखंड में दलित नेता यशपाल आर्य के बाद अब यूपी में दलित कार्ड कांग्रेस चल रही है, जिसका लाभ यानी फायदा उसे मिल सकता है। कांग्रेस अपनी रणनीति को अंजाम देने में लग गई है, लेकिन बीजेपी अब तक अपनी गलतियों पर पर्दा डालने में ही लगी हुई है। जनता के सामने पेश आ रही समस्याओं जैसे महंगाई, बेरोजगारी, बिजली के संकट, किसी का भी हल बीजेपी नहीं निकाल पा रही है। पिछले 15 दिनों से देश के कई राज्य इस बात की चिंता जतला रहे हैं कि कभी भी ब्लैकआउट की नौबत आ सकती है। अधिकारियों का कहना था कि कोयले की कमी के कारण बिजली संकट हो सकता है, जबकि मोदी सरकार के मंत्री ये कहते रहे कि कोयले का कोई संकट है ही नहीं। इस बीच कोयले की कमी के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कोल इंडिया लिमिटेड यानी CIL को जिम्मेदार माना जा रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि CIL के पास नए खनन या वर्तमान खनन क्षेत्र के विस्तार के लिए राशि ही नहीं बची है। बिजली कंपनियों पर इसका 20,000 करोड़ का बकाया है। CIL के पास 2015 में 40,000 करोड़ का नकद भंडार था, जो 2019-20 में घटकर सिर्फ 8,000 करोड़ का रह गया। 2016 में इसके शेयर के रेट 400 रुपए थे, जो अभी लगभग आधे रह गए हैं। CIL और इसकी सहायक कंपनियों में सरकार ने बड़े पदों पर कई पद खाली रखे हुए हैं। इसमें पूर्णकालिक चेयरमैन ही 1 साल से नहीं है और इन सब के साथ कोल इंडिया को कोयले की कमी के लिए जिम्मेदार ठहराने से इसके निजीकरण के षड्यंत्र की बू आती है। जिस तरह दूरसंचार, रेलवे, एयर इंडिया आदि में कमियों को दिखाते हुए या इन्हें घाटे में बताकर निजी क्षेत्रों को यहां तक आने का मौका दिया गया, कुछ वैसा ही खेल अब कोयले के क्षेत्र में होता दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि सरकार CIL और इसकी संपत्तियों का निजीकरण करना चाहती है। तो सोनिया गांधी ने गलत नहीं कहा है कि सरकार सब कुछ बेचने पर तुली है। वैसे भी मोदी जी कह चुके हैं कि बिजनेस करना सरकार का बिजनेस नहीं है। मान लिया कि सरकार को व्यापार नहीं करना, लेकिन क्या सरकार को देश भी सही तरीके से नहीं चलाना है? चीन हमारे सैनिकों को आंख पर पट्टी बांध कर ले जा रहा है, ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं। फिर भी चीन के साथ हालात क्या हैं, इस पर सरकार ने मुंह पर पट्टी क्यों बांध ली है? गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर 3000 किलो हेरोइन पकड़ाती है और NCB पिछले 15 दिनों से 5 ग्राम कोकीन के लिए आर्यन खान को हिरासत में रखी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय रैकेट के खुलासे के लिए उनसे पूछताछ कर रही है, और ये सब इसलिए क्योंकि वो शाहरुख खान के बेटे हैं, जिन्होंने कई दूसरे फिल्मी कलाकारों के जैसे कभी खुलकर मोदी सरकार का समर्थन नहीं किया। शाहरुख खान से हिसाब बराबर करने के चक्कर में नशीले दवाओं के अवैध कारोबार की अनदेखी देश के लिए घातक साबित हो सकती है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि देश में 2.06% आबादी यानी 5 करोड़ लोग नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। ऐसे में एक साथ 3000 किलो हेरोइन का पकड़ाना एक गंभीर घटना थी, जिस पर सरकार को तुरंत सतर्क होना चाहिए था। जानकार ये भी बताते हैं कि 1 किलो हेरोइन अफगानिस्तान में तकरीबन 10,000 रुपए में बिकती है। मुंबई पहुंचने पर इसकी कीमत 50 लाख हो जाती है और अमेरिका के बाजारों में पहुंचने पर यह तकरीबन 1 करोड़ रुपए प्रति किलो में बिकना शुरू हो जाती है। इससे समझा जा सकता है कि इस गोरख धंधे में अकूत काली कमाई है और बिना बड़े कनेक्शन के ये संभव नहीं है। भारत में इसका कारोबार तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए का है। सरकारी एजेंसियां ये मानकर चलती हैं कि जितनी हीरोइन वो पकड़ रही है, वो देश में घूम रहे कुल हीरोइन का महज 10% होगा। देश के सीमांत राज्यों में नशीले पदार्थों की तस्करी खूब होती है, जिस पर रोक लगाने के लिए सरकार को सख्ती दिखानी चाहिए। लेकिन फिलहाल सारी सख्ती आर्यन खान और रिया चक्रवर्ती जैसे लोगों पर दिखाई जा रही है, जिनसे सुर्खियां तो बटोरी जा सकती है, लेकिन समस्या का हल नहीं निकल सकता।
तो नशीली दवाओं के साथ साथ धर्म का नशा भी इस वक्त हिंदुस्तानियों के सिर चढ़कर बोल रहा है। इस नशे में कभी सावरकर के माफीनामे के पीछे गांधी जी का हाथ कहा जा रहा है, तो कभी कहा जाता है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ने से हिंदुत्व को खतरा है। दशहरे में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी जनसंख्या के असंतुलन पर चिंता जतलाई, जबकि हकीकत यह है कि सभी धर्मों में आबादी कम हो रही है। देश की जनसंख्या पर धीरे धीरे नियंत्रण लग रहा है। वैसे उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व पर मोहन भागवत को खूब समझाइश दी है। आइए जरा रिपोर्ट देखें। मोहन भागवत ने दशहरे के दिन आरएसएस के स्थापना दिवस पर देश के हिंदुत्व के खतरे के होने की बात कही थी। इस पर शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जवाब दिया है कि मोहन भागवत ने आरएसएस की दशहरा रैली में पूछा था कि हिंदुत्व का मतलब क्या है। बाला साहेब ठाकरे ने कहा था कि हिंदुत्व का मतलब राष्ट्र प्रेम होता है। पहले हमारा देश आता है, उसके बाद धर्म आता है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि हिंदुत्व को किसी बाहर वालों ने नहीं, बल्कि नव हिंदुत्ववादियों से खतरा है, जिनके द्वारा सत्ता हासिल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। ये अब बांटो और राज करो की नीति अपनाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा को ललकारते हुए कहा कि महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार को अगले महीने 2 साल पूरे हो जाएंगे। अगर किसी में हिम्मत है तो वो सरकार गिराकर दिखाए। तो मोदी सरकार ने पिछले 7 सालों में जनता की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया और अब ऐसा लग रहा है कि जनता और विपक्षी नेता सरकार की दलीलों और दावों पर ध्यान देने तैयार नहीं हैं। चुनावों से पहले भाजपा के लिए ये संकेत अच्छे नहीं हैं। खैर, शायर उबैदुल्ला अलीम ने ठीक ही फरमाया है कि दोस्तों जश्न मनाओ कि बहार आई है, दोस्तों जश्न मनाओ कि बहार आई है, फूल गिरते हैं हर एक शाख से आंसू की तरह। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।